नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कपूर और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो को लेकर जिसका नाम है तथावास्तु। तथास्तु का मतलब रहता है कि जो मांगा सो मिल गया। तथावास्तु के अंदर भी हम लोग कुछ इसी तरीके से कुछ बताने वाले हैं कि वास्तु अगर आपका ठीक है तो जैसा चाहेंगे वैसा असर आपके ऊपर छोड़ के जाएगा। इसको गहराई से और समझेंगे, बहुत ही प्राचीन सब्जेक्ट है, विज्ञान है। इसको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे सेट के ऊपर आचार्य विवेक पंचतत्वा। अभी कुछ ही समय के अंदर उनसे हम रूबरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस शो का मकसद ये रहेगा कि आपके जीवन के अंदर यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान आप ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको सभी समाधानों के अंदर भी आपका निवारण नहीं मिला है आपको, तो इस शो के माध्यम से हो सकता है हम आपके समाधान के आपको बहुत करीब ले जाएं। तो शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। तो आइए मिलवाते हैं आपको आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्वा से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। निदान प्रणाम। डॉक्टर साहब, बहुत मिथ्स जुड़ी हैं इस विज्ञान के साथ में। हम लोग फेंग शुई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लोग ची को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत ही मॉडर्न समझते हैं अपने आप को, लेकिन वास्तु को एक्सेप्ट करना अभी कुछ मुश्किल सा लगता है। ऑल्दो पीछे कुछ गए समय में इस विज्ञान को बहुत लोगों ने अपनाया तो है, लेकिन फिर भी इसकी अभी इतना प्रचलन इसका हुआ नहीं। तो क्या कारण समझते हैं इसके पीछे आप? देखिए, एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो हमारे देश में कुछ खास ही है। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी फॉरेन एंटिटी से, फॉरेन की किसी बात से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी कल परसों ही मैं कोई मेरे से बात कर रहे थे कि जी ये चीज़ भी हमने खोजी थी, वहाँ अमेरिका में उसका जो है डिस्कवरी हुआ, ये हमने खोजा था। तो खोजा तो हमने था, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था, लेकिन डिस्कवर फिर वहाँ पे हो रहा है और वो लोग पेटेंट करा ले रहे हैं। इसी तरीके से क्या है कि अब वास्तु एक हमारा ना बहुत प्राचीन, बहुत गहरा विज्ञान है, जो ऐसा है कि अगर हम उसको ठीक से समझें तो बिल्कुल ऐसा साधारण सी बात है कि जो सूर्य है जब उगता है और सूर्य छुपता है, हालांकि सूर्य उगता छुपता नहीं है, हमें प्रतीत होता है, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है, उसी हिसाब से हमारा रहना सहना सब कुछ होना चाहिए। ये उस बात का विज्ञान है। हम ज़्यादातर समय अपना कहाँ बिताते हैं, या तो घर में बिताते हैं या अपने ऑफिस में बिताते हैं। तो ऐसी जगहों पे अगर हमारी एनर्जी चैनलाइज्ड नहीं है उन जगहों की, तो वो हम पे हमेशा नेगेटिव प्रभाव ही डालेंगे। अब आज के टाइम में लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी, अच्छा वास्तु में भी लोगों ने समझना शुरू किया है। होता क्या था कि पहले के समय में घर वास्तु के हिसाब से वास्तु का मतलब ही अपने आप में होता है आर्किटेक्चर, ठीक है। वास्तुविद को भी आर्किटेक्ट ही कहा जाता है अंग्रेजी में। पहले के समय में जो घर बनते थे वो बनते ही इसी तरीके से थे कि जो बिल्कुल वास्तु कंप्लायंट होते थे, उसके अंदर सारी चीज़ें उसी तरीके से निर्धारण की जाती थी जिस तरीके से हमारा ऊर्जा का सिस्टम है। अब धीरे 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 समय बदलता रहा। लोगों के पहले तो बड़े बड़े घर हुआ करते थे। आपने हमेशा देखा होगा पहले जो घर होते थे बीच में बिल्कुल खाली रहता था, आंगन हुआ करता था, उसे कहते थे कि वहाँ बैठ के हम चाय पीना, खाना पीना, बातचीत करना सब किया करते थे। और सबके चारों तरफ अपने कमरों में सब अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। पहले इस किस्म घर हुआ करते थे। एक समय ऐसा था कि पहले घरों में टॉयलेट्स नहीं थी, आदमी जंगल में जाया करता था। धीरे धीरे वो घर के कोने में आई, फिर धीरे धीरे बढ़ के आज के समय में तो हमारे हर बेडरूम में है। जी, ठीक है। तो लोगों ने इस चीज़ को अब शायद फिर दोबारा से समझने की कोशिश करी है, समझना शुरू किया है कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो हम खुद ही अपने साथ अपने ही घर में जनरेट कर रहे हैं। जी, तो वो आएंगे, लोग समझेंगे इस चीज़ को, पर धीरे धीरे। आचार्य जी, अभी पुराने आर्किटेक्चर के ऊपर तो शायद बहुत ही मुश्किल रहेगा जाना, बिकॉज बेडरूम अटैच टू द टॉयलेट, ये एक आजकल की एक बहुत ही फैंसी सी एक स्टेटमेंट सी बन चुकी है। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबिलिटी इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली हम लोग ये ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे भी आपने कहा नेगेटिविटी हम साथ ही लेके घूम रहे हैं। किस प्रकार की नेगेटिविटीज़ बाथरूम के इतने नज़दीक होने पे महसूस हो सकती हैं, उसका निवारण कैसे हो सकता है? देखिए, हमारी पूरी बॉडी के पूरा अलग अलग सिस्टम्स है, ठीक है। बॉडी में हम जहाँ से हम खाना खा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, फिर उसको हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम। तो बॉडी का जो सबसे ऊपर का पार्ट है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिविटी लेके और सारी चीज़ें वहीं से सिस्टम से चल रही है।
और इसी तरीके से बॉडी के हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान तो पहले के ज़माने में तो इंसान तो कहीं भी टॉयलेट जाता था, कुछ भी करता था, तो धीरे धीरे इंसान ने सीखा, समझा और इन चीज़ों को समझना शुरू किया कि किस तरीके से हम इससे डिस्टेंस कर सकते हैं जी। है ना। अब आज के नए ज़माने में क्योंकि घर छोटे होने लगे हैं, घरों के अंदर ही सब कुछ इस तरीके से कम, हर एक बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। मैं आपको बताऊं, जापान एक ऐसा, मैं अपने दोस्तों को भी, साथियों को बताना चाहता हूं कि जापान एक ऐसा देश है, मैं वहाँ 3 बार विजिट करके आया हूँ। वहाँ पर हर घर में जो टॉयलेट है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, वो बाथरूम के अंदर भी नहीं होता है, वो बिल्कुल सेपरेट एरिया है, ना वो बेडरूम में होता है ना वो बाथरूम में होता है। पूरे जापान में यही सिस्टम है जी। तो कहीं ना कहीं लोग आज भी समझते हैं कि दिस इज समथिंग जहाँ से इंड्यूस होती है नेगेटिविटी। तो वहाँ पर हम खुशबू लगाना, वहाँ की हम कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखें जिससे कि वहाँ के नेगेटिविटी को हम सप्रेस कर सकें, वहीं की वहीं ख़त्म कर सकें। जी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा एक क्वेश्चन पूछा मुझसे और वास्तु से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो ये कि जैसे एक आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो एक के ऊपर दूसरा फ्लैट और तीसरा फ्लैट भी होता है। तो इस फ्लैट सिस्टम के अंदर एक घर के अंदर तो समृद्धि देखी जाती है, दूसरे के अंदर दरिद्रता देखी जाती है, तीसरे के अंदर शायद हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ये अलग अलग बने एक ही स्थान पे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से उसके अंदर परिवार उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इससे हमारे दर्शक बहुत ज्ञान पाएंगे। ये एक होता क्या है कि जिस तरीके से हम सबकी बॉडी अलग अलग है ना। अभी 2020 से हमने सबने कोरोना को झेला है, देखा है। अब कोरोना तो फैलना शुरू हुआ, सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा जिनके इम्यून सिस्टम वीक थे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज भी जिनको बार बार, 4 बार, 5 बार कोरोना हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग, दुर्भाग्य की बात है, जो कोरोना की वजह से परलोक सिधार गए। इसी तरीके से क्या होता है, हम सबके एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, है ना। वो एनर्जी सिस्टम हमारे प्लानिटरी सिस्टम है, वो गवर्न करता है कि कौन कौन सी एनर्जीज कैसे कैसे हमारे पास आ रही है और उन एनर्जीज को हम कैसे चैनल कर रहे हैं। अब एक ही उस डायरेक्शन में सारे फ्लैट्स हैं, कोई ग्राउंड पे है, कोई फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर वाले को तकलीफ हो, सेकंड वाले को बहुत फल रहा हो, थर्ड वाले को कम तकलीफ हो। तो ये सब चीज़ें उनके अपने इम्यून जो सिस्टम है, उनके एनर्जी सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। हालांकि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति रोज़ शराब पी के गाड़ी चलाता है और वो ठीक ठाक घर आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पी के गाड़ी चलाना अच्छी बात है। क्योंकि जिस दिन उसका एक्सीडेंट होगा सबसे ज़्यादा चोट इसी को लगेगी। लेकिन व्यक्ति का जो भाग्य, व्यक्ति का जो समय है, वो उसको उठा के रखता है। इसीलिए आपको लगता है कि जी इस जो एक ही डायरेक्शन में फ्लैट्स हैं, ये वाला तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और ये वाला बहुत ख़राब कर रहे हैं। इट इज़ ऑल देयर डिवाइन टाइम। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं ऐसे प्रश्न पूछ पा रहा हूँगा जिसे सुनकर आपकी ज्ञान वृद्धि हो रही होगी। लेकिन साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि इस शो के फॉर्मेट के अंदर हमने आमंत्रित किया है एक गेस्ट को, जो अपनी समस्याओं को इसी शो के ऊपर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उनके समाधान से भी आपको काफ़ी ज्ञान मिलने वाला है। सो बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर, इसके असर के बारे में। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसका एक रोग निवारण होना शुरू हो जाता है और दिखता भी है होते हुए। वास्तु का असर भी क्या इसी प्रकार से दिखता है? एग्जैक्टली। वास्तु एनर्जी सिस्टम पे काम करता है। जब भी हम एनर्जी सिस्टम को चैनलाइज कर लेते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं इमीडिएटली। ओके। हाँ जी, ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने निराकार से साकार रूप लिया, यानी जो नॉन मैनिफेस्टेड है वो मैनिफेस्ट हुआ। तो वास्तु बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जैसे ही हम चेंज लाते हैं, वैसे ही बदलाव करते हैं, जैसे ही हम चीज़ों को चैनलाइज करते हैं, तो जो नॉन मैनिफेस्टेड पॉजिटिव एनर्जी वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, बहुत खूब। अभी समय हो चला है एक ऐसे गेस्ट को आपसे मिलवाने का जिनका एक व्यवसाय बहुत ही प्रचलित है। ईस्ट दिल्ली के अंदर इनका शोरूम है टाइल्स का, और ये आपसे मुखातिब होने वाले हैं बस कुछ ही देर में। लेकिन इनके विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं, आइए एक छोटी सी एवी के जरिए।
देखा आपने जिस पर्सनालिटी को हम लोग यहाँ बुला चुके हैं, इस स्टूडियो में जो पधार चुके हैं, वो एक बहुत ही बड़ा एक बिजनेस सेटअप ओन करते हैं। उनको बुलाने का मकसद दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही है कि जो वो अपने निजी जीवन के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसी चीज़ों से है जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर डील करते हैं। टाइल्स हैं, सैनिटरी वेयर्स हैं, मॉड्यूलर किचन्स हैं। सो ऐसी चीज़ों के साथ जब डील करें तो लोग अपने घरों के बारे में पूछने के लिए आते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो किस तरह के प्रश्न वो पूछते होंगे, पहले हम लोग उनके बिजनेस के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। आइए मिलते हैं शुभम मंगला से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी हियर और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपसे मिल सका, आचार्य जी से मिल सका। नहीं सर, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी बहुत अच्छी है, बिकॉज इस शो को ज़्यादा ऑथेंटिक हम लोग बनाना चाहते हैं। कुछ धारणाएं हैं जिनको तोड़ा जाएगा इस शो के द्वारा और कुछ नई धारणाएं बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो शुभम, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप जिस तरह के बिजनेस के अंदर हैं, कितना बड़ा है स्केल उस बिजनेस का आपका? सर मैं देखिए ज़्यादातर टाइल सैनिटरी वेयर बाथरूम फिटिंग्स, ज़्यादातर क्या मेरे ख्याल से एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे टाइल सैनिटरी वेयर बाथरूम फिटिंग्स ना हो। जैसे हमारी चर्चा स्टार्ट हुई थी कि पहले बाथरूम बाहर होते थे, अब बेडरूम्स तक पहुँच गए हैं। और अब आजकल नया ट्रेंड देखें तो होटलों में अगर आप देखते हैं तो ग्लास वॉल लगा देते हैं, बेडरूम में ही घुसा दिया है बाथरूमों को। तो फिर और मैंने देखा है आज की डेट में अगर हम जेंट्स की बात करें, वो हर घर में चाहते हैं एक अच्छा बाथरूम हो। लेडीज देखते हैं तो उनको लगता है हर घर में एक अच्छी किचन हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को लगता है कि हर घर के लिए बहुत अच्छा है। एंड विद द ग्रोथ ऑफ इंस्टाग्राम और ये जो हम आजकल नए वेस्टर्न कल्चर्स देख रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों को और बहुत पॉपुलराइज किया है। मतलब आज की डेट में हर कोई एक डिज़ाइनर बाथरूम चाहता है, हर कोई डिज़ाइनर मॉडुलर किचन चाहता है। तो स्कोप तो अनलिमिटेड है सर उसमें। और लेकिन वास्तु का हमारे पास, जैसे इस टॉपिक पे अगर हम आए, क्या होता है ज़्यादातर हमारे पास साइट्स जो आती हैं वो रिनोवेशन साइट्स होती हैं, क्योंकि घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। जैसे बात हुई थी डीडीए फ्लैट्स हैं या कोई फ्लैट्स हैं, एक डायरेक्शन में बाथरूम है और उसी डायरेक्शन में सब कुछ लगा हुआ है। अब लोगों के पास अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मालूम है वो गलत डायरेक्शन है, लेकिन दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है। तो मेरे जो क्वेश्चंस आएंगे आचार्य जी से वो उसी से रिलेटेड ज़्यादा होंगे कि जो ऑलरेडी अगर ख़राब है, जिस आइडल लोकेशन पे नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। और वास्तु का बेसिक की बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये तो कई लोग बता देते हैं, सिंपल गूगल सर्च से मिल जाता है। लेकिन बेसिकली एक अगर बाथरूम है, उसके इन बाथरूम वास्तु क्या होने चाहिए। बहुत खूब है, इस पे चलेंगे हम आंसर्स ढूंढने के लिए आचार्य जी के पास। शुभम, उससे पहले मैं थोड़ा सा और अपने दर्शकों के लिए आपके बिजनेस के बारे में, किंग पॉइंट के बारे में मैं ज़्यादा थोड़ा जानना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आवाज़ थोड़ी ऊंचे से आए तो जल्दी पहुंचती है। सो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बड़े सेटअप से आप हैं, रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, बिकॉज इतने बड़े सेटअप के ऊपर से भी वास्तु के लिए प्रश्न निकलते हैं, ये बताना चाहता हूँ। सो जब आपके यहाँ पर लोग टाइल्स के लिए आते हैं, जैसे कि हमने आपके ईवी में देखा कि आपके बड़े अच्छे सुंदर टाइल्स हैं आपके पास, तो वहाँ पर क्या प्रश्न रहते हैं? क्या वहाँ पे भी बोलते हैं कि किस कॉर्नर में क्या लगा होना चाहिए? कुछ कलर की डिफरेंशिएशन के बारे में बात होती होगी। बिल्कुल। तो कुछ बताएंगे क्या प्रश्न रहते होंगे उनके? सर क्या होता है, हमारे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ज़्यादातर के बाथरूम फिक्स्ड होते हैं। वो स्टेज पे आते हैं जब बाथरूम बन चुका होता है, अब उनको लेआउटिंग चाहिए होती है। टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, कलर कॉम्बिनेशंस या कलर के रिलेटेड कई लोग वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अभी ऑफ लेटली वास्तु में लोगों का थोड़ी सी आस्था बढ़ी है, लोग जानना शुरू कर रहे हैं और जिन्होंने फॉलो किया है उनके इफेक्ट्स देख रहे हैं। तो उसकी वजह से लोग हमसे आके पूछते हैं, एंड बीइंग इन दिस ट्रेड दे एक्सपेक्ट कि शायद हमें उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी। तो मेरे आचार्य जी से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे किचन के बारे में मेरे को मालूम है, किचन टॉप के बारे में बोला जाता है कि ब्लैक कलर का काउंटर टॉप नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही क्या बाथरूम रिलेटेड क्या कोई ऐसे कलर्स हैं जो बिल्कुल नो होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए जैसे किचन में आपने सुना है ब्लैक, जो ब्लैक कलर है ये तो ऐसा है, किचन छोड़ो कहीं भी नहीं होना चाहिए पूरे घर में, ठीक है, चाहे वो बाथरूम है, जो किचन है, चाहे आपके रूम्स हैं, कहीं भी।
ब्लैक का बिल्कुल भी कोई टोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर अपने आप में ही तमस का प्रतीक है, वो नेगेटिविटी रिलीज करने वाला है। अच्छा, ऐसे ही बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर ये भी नहीं होने चाहिए। बाथरूम के अंदर भी लाइट कलर्स होने चाहिए, कोई भी कलर हो, उस दिशा से रिलेटेड कोई कलर है तो उसका भी लाइट शेड होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो एनर्जी है, होता क्या है, देखो हम थोड़ा साइंस समझते हैं कि कलर हमें कैसे दिखते हैं। ब्लैक कलर में ब्लैक क्यों दिखता है? ब्लैक कलर में ब्लैक इसलिए दिखता है कि जिस चीज़ ने, जैसे आपने ब्लैक शर्ट पहना है, इसने बाकी सारे कलर एब्जॉर्व कर लिए हैं, और लेकिन केवल ब्लैक रे को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो जब ये ब्लैक रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? तो ये एनर्जी भी वही रिफ्लेक्ट करेगा जो उस कलर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही अगर जब हम बाथरूम में कहीं भी हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा इस तरह के कलर होंगे तो वो उसी किस्म की एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे। हम अपना घर के अंदर बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो बाथरूम्स हैं, किचन्स हैं, इन सब चीज़ों के कलर्स अगर हम थोड़ा सा लाइट रखें या उनको थोड़ा सा इस किस्म से रखें कि जो वो हमारे को सूदिंग हो, है ना। वैसे ही बाथरूम में एक नेगेटिव एनर्जी वाला एस्पेक्ट होता है, वहाँ पे भी अगर हम और ज़्यादा उसको डार्क कर देंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आचार्य जी, जैसे अभी शुभम ने बात करी कि इससे पहले बात कर रहे थे वो बाथरूम्स के लिए कि ऑलरेडी एक सेटअप उनका बन चुका है, हाँ, अभी वो उस सेटअप को वहाँ से हटा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में कोई निवारण है जो लेके जा सकते हैं शुभम से? हाँ, देखिए बहुत सारे निवारण होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, जिसमें हम कलर से रेमेडी करते हैं, हम फ्रेग्रेंस से रेमेडी करते हैं, हम कुछ इंडोर प्लांट से भी रेमेडी करते हैं, तो उन चीज़ों से हम रेमेडीज़ कर सकते हैं। प्लस साथ में हमारे पास एक वास्तु सॉल्ट होता है जो सी सॉल्ट होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी मिलाया जाता है जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा जल्दी से अब्जॉर्व कर ले अपने पास, उन सब के रेमेडीज़ की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो सबको पता है, जिसके बहुत सारे इलाज लोग बताते भी हैं, नेट पे आप खोजोगे कि जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और लोग बहुत सारे कहेंगे जी रेमेडी कर लो टॉयलेट चल सकता है। तो हम तो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी नहीं चलता, वो आप कितनी रेमेडी कर लो उसने परेशानी देनी ही देनी। पर अभी आपने जैसे बताया कि कुछ समाधान होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का कोई समाधान नहीं है। देखिए आप समझिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी मेरी आंख खराब है, मैं चश्मा लगा लिया तो मुझे साफ दिखने लगा, लेकिन मैंने अगर आंख में मेरे कैटरैक्ट आ जाए तो मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। बहुत खूब। तो शुभम, और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके विजिटर्स पूछते हैं, कस्टमर्स पूछते हैं? और बहुत जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो होता है WC और बेसन और शॉवर। बाथरूम में बेसिकली ये तीन चीज़ें होती हैं, WC टॉयलेट शीट होती है, एक वॉश बेसन होता है और एक शॉवर एरिया होता है। बाथरूम वो कहते हैं कि अगर हम बाथरूम की डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर सकते, क्या हम बाथरूम के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो इनकी डायरेक्शन चेंज करके कि हमारा कुछ वास्तु का बेटरमेंट हो जाए? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए जैसे जो WC है उसको हम कहते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में, हम पूरा बाथरूम ही टॉयलेट ही हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में हो, नहीं वहाँ जा पा रहा है तो एटलीस्ट WC को तो आप नॉर्थ वेस्ट में ले जाएं, है ना, क्योंकि वो एरिया हम टॉयलेट के लिए हम वहाँ पर रखते हैं कि भाई वहाँ पर हम टॉयलेट होना चाहिए, WC होना चाहिए। फिर जैसे बेसिन है वो वाटर वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको वाटर एरिया में कहीं हो, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ एरिया में हो। ऐसे ही शॉवर है वो भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ एरिया में हो, तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो चैनलाइज जरूर करेगा। अच्छा, इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन, जैसे आपने कहा नॉर्थ वेस्ट में, कई लोगों को जैसे मैं भी गूगल पे पढ़ता हूँ ये इस डायरेक्शन होना चाहिए, आपने कहा टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब टॉयलेट की बैक नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, जब मैं बैठा हूँ तो मतलब साउथ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए मेरा? नहीं, मेरा फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए शास्त्र में टॉयलेट का कोई स्थान ही नहीं है फिर भी टॉयलेट का, क्योंकि अब इस तरह हो गया है तो एक स्थान बनाया कि भाई नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण मतलब वहाँ पर वायु का ज़्यादा प्रभाव होता है, और वायु क्या करती है, वो किसी भी चीज़ को तेज़ी से मूव कर देती है। तो कोई नेगेटिविटी है वहाँ की तो उसको एयर एरिया तेज़ी से मूव कर देगा या रिमूव कर लेगा वहाँ से, तो वो एक कॉज है जो हम वहाँ पर कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो WC का जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट हो, लेकिन हमेशा WC इस तरीके से हो कि मेरा बैक या मेरा फेस नॉर्थ या साउथ की तरफ हो एग्जैक्टली।
वही ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन होती है। ईस्ट और वेस्ट की तरफ अगर मेरा फेस या बैक होगा वो नेगेटिविटी को ज़्यादा जनरेट करेगा। शुभम, मैं चाहूंगा कि अगर एक दो क्वेश्चंस और भी हैं आपके पूछ लीजिए, बिकॉज जब आपके कस्टमर्स आए मैं चाहूंगा कि आप उन्हें ये रील दिखाएं सो दैट वहीं के वहीं उनका निवारण भी हो जाए। सबके लिए बहुत एजुकेशनल होने वाली है वीडियोस, जी। मतलब सब मेरे कस्टमर्स नहीं, आई एम श्योर जो बाकी लोग भी देखेंगे सबके माइंड में होते हैं ये क्वेश्चंस, जी। क्योंकि क्या होता है हर कोई बहुत डीप में वास्तु नहीं भी जा पाता, तो जब हल्की फुल्की रेनोवेशंस भी करवा रहा होता है तो उनको लगता है चलो फॉलो कर लेते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करने में हर्ज क्या है। बिल्कुल। तो और लेकिन राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसी नोट पे मैं बता दूं, शुभम से मिलना हो तो किंग पॉइंट के नंबर्स यहाँ दिए जा रहे हैं, नीचे आप नोट कर लीजिएगा। हमारे आचार्य जी से अगर यदि आप बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो उनके नंबर्स भी हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जो व्यक्ति खुद अपने कस्टमर्स के लिए आज हमारे सेट के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, तो सोचिए वो कितना कंसर्न है आपके हर प्रॉब्लम के लिए। तो अभी चलते हैं, शुभम के पास और भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, आई एम श्योर। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका शुभम? आचार्य जी, इसके बाद मैं कुछ किचन रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि किचन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे किचन में, बाथरूम में तो सिर्फ वाटर वाला एरिया हो गया जितना मैं वास्तु समझ सकता हूँ, और किचन में फायर और वाटर दोनों होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन, उनकी प्लेसमेंट्स, और अगर गलत है कुछ तो उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, बाथरूम में तो हम हमेशा यही समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उस सेटअप को छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं वो बिल्कुल ऐसी, या तो फिर सारा ही तोड़ के दोबारा बनाया जाए या फिर उन्हीं के अंदर हम कुछ करेंगे। लेकिन किचन के अंदर हम फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। किचन में फायर और वाटर दोनों होते हैं, ठीक है। तो फायर का अपना प्लेस है। वैसे तो किचन का पूरा प्लेस, किचन अपने आप में साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। उसका अपने आप में एक कारण है कि क्योंकि वास्तु सूर्य के ही पर निर्धारित करता है। सूर्य जब सुबह से उगता है और शाम तक जो भी उसके अंदर उसकी ऊर्जा में प्रभाव में चेंज आते हैं, उसी पर पूरा वास्तु निर्भर है। तो सूर्य क्या है, सूर्य दोपहर के टाइम में सबसे ऊपर होता है, वो साउथ ईस्ट एरिया होता है, और वो दोपहर के टाइम में सूर्य सबसे गर्म होता है। और जब हम खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो उसमें कोई कीटाणु ना आए इसलिए उस स्थान पर बनाया जाता है, जिससे कि अगर कोई कीटाणु हो भी तो उस गर्मी से खत्म हो जाए। तो इसलिए वो स्थान आग्नेय कोण बनाया गया, जो कि किचन के लिए है हमारे लिए। अब उसमें भी हम हब हमारा कहाँ होना चाहिए? मान लीजिए किचन है, साउथ ईस्ट में किचन बनी हुई है, और वो हब भी ऐसी जगह होना चाहिए जो थोड़ा सा साउथ ईस्ट के टच में हो और उसकी फेसिंग ईस्ट की तरफ हो, पूर्व दिशा की तरफ हो। हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उस समय हमारी जो फेसिंग होनी चाहिए वो पॉजिटिव साइड की ओर होनी चाहिए, जैसे ईस्ट। और अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध धन से है तो नॉर्थ। तो भोजन पकाना एक ऐसा काम है, देखिए आपने सुना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मेरा समझना इस बात का ये है कि इसका अन्न के क्वालिटी पे उससे डिपेंड नहीं करता, पकाने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पकाया किस तरीके से जा रहा है। अगर बहुत गुस्से में चिड़चिड़ा के कोई आपको खाना बना के देगा तो वही एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और कोई बहुत प्यार से, सुकून से, मन में अच्छे भाव के साथ खाना बनाएगा तो वही एनर्जी आपके पास जा रही है। तो खाना, भोजन जब हम पूर्व की तरफ मुंह करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से भी आएगी, और पकाने वाले का खुद का मनोभाव पकाते वक्त अगर अच्छा रहता है तो भोजन बहुत ज़्यादा हमारे लिए शक्तिपूर्ण होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, ये प्राचीन विज्ञान तो है ही, लेकिन वैदिक ज्ञान भी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज वेदों के अंदर जिस चीज़ की चर्चा हुई है तो ये यकीन मानिए कि भगवान के पास नज़दीक ले जाने के लिए ही हुई है। उन्हें हम अगर ठीक से फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारी मानसिक दशा बहुत बेहतर होगी। आचार्य जी, कुछ प्रश्न तो शुभम ने पूछे हैं और बहुत ही बेहतरीन पूछे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि शुभम से मिलना हो तो ये नंबर्स तो डायल कीजिएगा ही, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि उनके पास आपको बहुत अच्छी वास्तु टिप्स भी अब मिल सकती हैं। सो आप ही की बदौलत आचार्य जी, और आई एम श्योर कि आप हमारे दर्शकों को भी और भी ज्ञान देने वाले हैं। धन की आपने बात करी, तो जो हमारे रखने का स्थान है धन का, गृहिणियों के लिए एक लॉकर सा बना दिया जाता है, उसके अंदर रोजमर्रा के खर्चे की कुछ सामग्री रखी जाती है। तो धन को बचाए रखने के लिए और धन को जहाँ से उसका व्यय होना है, खर्च होना है, तो उसके लिए क्या अलग अलग स्थान होने चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज के दो प्रकार होते हैं, एक वो जिसकी मूवमेंट है, एक वो जिसको हमने स्थिर रखना है ना।
हम हमेशा जब पूजा करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी आए, मतलब लक्ष्मी हमारे पास स्थिर रहे, जबकि लक्ष्मी सबसे चंचला है, वो कभी रुक नहीं सकती। तो घर में जो सबसे स्थिर स्थान है, जो स्टेबिलिटी देता है, वो हमारा साउथ वेस्ट है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने, जैसे लॉकर है जिसको हमने चीज़ें संभाल के रखनी है, स्थिर रखनी है, तो लॉकर जो है वो हमें साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। उसका मुंह, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर का स्थान है, धन का स्थान है, उसका मुख उत्तर की तरफ हो, हम रखें साउथ वेस्ट में जिससे स्थिर रहें, लेकिन मुख उत्तर की तरफ है जिससे वहाँ से आगमन हो जाए। दोस्तों ये सिलसिला तो अभी जारी रहेगा, आपको वास्तु के विषय में हम लोग ज्ञान और प्रदान करते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही में आपके निवारण, आपके समस्याओं का निवारण भी तो हमें देना है। उसके लिए एक और सेगमेंट हमारे इसी शो के साथ में जुड़ा है, जिसके ऊपर आपसे मिलने वाली हैं तनिष्क गुप्ता, और वो आपके समाधान लेकर आई हैं टैरो कार्ड्स के जरिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, तनिष्क से मिलिएगा, हमारे को इजाजत दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले शो के अंदर। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। निदान प्रणाम साथियों, मेरा नाम तनिष्क है द निदान से, और मैं आपकी टारो कार्ड रीडर हूँ। टारो एक ऐसा टूल है जो थेरेपी में यूज़ करा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस पे बेस्ड होता है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस यानी कि आप और मैं जो सबकॉन्शियस शेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे होता है। आइए देखते हैं कि नवंबर का आखिरी हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है। एयर साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता काफ़ी खुशहाल रहने वाला है। बट आप लोगों का गाइडेंस ये है कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है दूसरों से गाइडेंस सीख करने की। हमेशा हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं हो सकती है, और हमेशा हर चीज़ हमें अपने हिसाब से करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का अपना एक प्लान होता है, जो उस प्लान के हिसाब से ही होनी होती हैं चीज़ें। तो आप किसी एल्डर से या गुरु से, या फिर जिनको आप बिलीव करते हैं, जिनकी आप बातों पे यकीन करते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए अपने फाइनेंशियल या फिर लव मैटर्स के लिए। अब आते हैं फायर साइंस पे, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है ये। फाइनेंशियल गेन होने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होने वाली है, पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को चेक में रखें। इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत हार्म कर सकती है फाइनेंशियली। अब हम आते हैं वाटर साइंस पे। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वाटर साइंस इस हफ्ते काफ़ी डिलेमा में रहने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जो कि आप क्रॉस रोड पे होंगे। क्रॉस रोड यानी आपको दो चीज़ों में कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा। या तो वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करें, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स वे करके फिर डिसीजन ले। सो वाटर साइंस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और कोशिश करिए कि आप अपने डिसीजंस वाइजली लें। अब हम आते हैं अर्थ साइंस पे। अर्थ साइंस यानी कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। अर्थ साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें। अब ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? मेडिटेट करें एंड कोशिश करें कि अपने ब्रेथ पे फोकस रखें। इतने हसल में, इतने क्योस में आप कभी कभी अपने आप को ही भूल जाते हैं। सो ध्यान रखें अपना और अपनी हेल्थ का। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे अगले हफ्ते की रीडिंग के साथ। सब सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए निदान प्रणाम।